हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर न्यू चैप्टर वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो बुनकर होते थे, जो आयरन स्मेल्टर्स होते थे, जो लोहे को पिघलाने वाले लोग होते थे, जो फैक्ट्री ओनर्स होते कि क्या कंडीशन थी 16 to 18 सेंचुरीज के टाइम पीरियड में। हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग शिप ऑन द पोर्ट ऑफ द सूरत इन द 17th सेंचुरीज। ओके, ये पिक्चर शो कर रहा है सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन ट्रेड। Dutch English trading ship began using the port from the early 17th century. Its importance declined in the 18th centuries. यहाँ पर जो है डच लोगों के द्वारा ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो है यह ओशन का यूटिलाइजेशन किया गया था ट्रेडिंग सिस्टम के लिए 17th सेंचुरी में, जो बहुत बड़े पैमाने पर होता था। लेकिन 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में इसकी इंपॉर्टेंस जो थी वह घट गई। इस चैप्टर में हम लोग यह भी स्टडी करेंगे कि जो क्राफ्ट्स पर्सन थे इंडस्ट्रियल इंडिया के, उनका ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में किस तरह का कंडीशन रहा। ओके, नाउ विल सी हियर स्टार्टिंग दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल by focusing on the two industries here. First, textile industry or second, iron and steel industry. Both these industries were crucial for the industrial revolution. क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज थे वह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए क्रूशियल थे मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम पीरियड में। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटिश द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल, क्योंकि इस समय मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन का यूटिलाइजेशन हो रहा था ब्रिटिश फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशंस इन द 19th सेंचुरीज। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में यह जो है बहुत आगे बढ़ी। एंड व्हेन इट्स आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1850, जब आयरन स्टील इंडस्ट्री का शुरुआत हुआ 1850 के टाइम पीरियड में, ब्रिटिश केम टू बी नॉन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रिटिश लोगों को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। धीरे धीरे औद्योगिकरण जो है ब्रिटेन में बढ़ता चला गया, क्लोज कनेक्शन होने लगा। लोग जो थे मतलब ब्रिटिश जो है अपना दायरा क्षेत्र जो है बढ़ाने लगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने भी लगी, कंक्वेस्ट भी करने लगी, और धीरे धीरे वह भारत और अन्य देशों में जो है अपना उपनिवेश करना शुरू कर दिया। यू हैव सीन चैप्टर 2 हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटोरी। धीरे धीरे क्षेत्रों को जो है भारत के क्षेत्रों को वह अपने अधीन करने लगा, क्योंकि वह उसने जो व्यापार का दायरा था वो बढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ द ट्रेड चेंज्ड ओवर द डिकेड्स। लेकिन जो व्यापार की जो तरीके थे वो धीरे धीरे दशकों में बदलना शुरू हो गया था। एंड लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग फ्रॉम टू इंग्लैंड टू एंड यूरोप। एक्चुअली क्या करती थी ब्रिटिश कंपनी 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, वह भारत से कच्चे मालों को खरीदती थी और इंग्लैंड यूरोप जैसे देशों में उन मालों को भेजने का काम करती थी। रॉ मटेरियल को ले जाना और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स को ला करके मार्केट में, यहाँ इंडियन मार्केट और अदर मार्केट में सेल करना। मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिगिन टू सी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगा। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो है भारत में देखने लगा कि यहाँ पर जो है एक बड़ा मार्केट जो है उन्हें खोलने का अवसर मिलेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को लेकर के। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया। और समय बनने के बाद धीरे धीरे जो है ब्रिटिश के जो गुड्स थे, वहाँ से बने हुए जो सामग्री थे भारत में, उनका एक बहुत बड़ा पैमाना यानी बाढ़ की तरह भारत में वस्तुओं का जो है आगमन हो गया। एंड हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। किस तरह से जो ब्रिटिश के द्वारा लाए गए जो प्रोडक्ट्स थे वह इंडियन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित किए हैं। एंड दिस क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। यानी इस प्रश्न का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे, इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। लेट अस लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन अराउंड 1750। अगर हम बात करें 1750 के टाइम पीरियड में, बिफोर द ब्रिटिश कंकर्ड बंगाल इंडिया war by the world's largest producer of the cotton textile, Indian textile had long been renowned both their fine quality and exquisite craftsmanship. They were extensively traded in South Asia, यानी जावा, सुमात्रा और Penang, the West and the Central Asia. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for the sale in Europe. Memories of this flourishing trade craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages. It is interesting to trace the origin of such words and see what they tell us. इसमें जो है भारतीय उद्योग, कपड़ा उद्योग जो है वर्ल्ड मार्केट में क्या कंडीशन है
जबकि 1750 के टाइम पीरियड में ब्रिटिश जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों को जीत ली थी, बंगाल हो, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, चूँकि बंगाल भी था। और भारत में जो है इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बिन रिनोड बोथ फॉर दियर क्वालिटी, चूँकि भारत की जो क्वालिटी थी कपड़े की वो बहुत अच्छी थी, है ना। एंड दे वेर एक्सटेंसिवली ट्रेड इन साउथ, और इनका जो व्यापार था जावा, सुमात्रा और पेनंग के द्वारा था, वेस्ट सेंट्रल एशिया फ्रॉम द 16th centuries. From the European 16th centuries, trading companies begin buying Indian textiles. और 16वीं शताब्दी में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो थी वह यहाँ के उस फाइन क्वालिटी के कपड़े लेना शुरू कर दिया। कंपनीज बिगिन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल्स फॉर द सेल इन यूरोप, ताकि वह यूरोप के देशों में उन्हें सेल कर सकें और उनका व्यापार जो है फ्लोरिश कर सके। भारतीय जो वीवर्स थे प्रिजर्व्ड इन द मेनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश and other languages. It's interesting to trace the origin of such words and see what they tell us. हम देखेंगे किस तरह से उनका कंडीशन जो है वह डिट्रियोट किया है क्राफ्ट्समैनशिप का। विल डिस्कस फर्दर। ओके।